नमस्कार दोस्तों, असम की राजनीति के बारे में बात करते हैं। असम के विधानसभा चुनाव को अगर सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही माना जा रहा है। कांग्रेस पिछली बार अप्रत्याशित हार हारी थी और बीजेपी ने पिछली बार अप्रत्याशित तरीके से यहाँ सरकार बना ली थी, पूर्ण बहुमत की सरकार। और अब बीजेपी इस फिराक में है कि इस बार अगर असम में हम सरकार बनाएं तो ऐसी सरकार बने कि जो साथी दल हैं छोटे छोटे, जिनका असम के छोटे छोटे दलों का ये सहयोग पिछली बार लेना पड़ा था, तो उनका सहयोग भी लिए बिना सरकार चलती रहे, बिना किसी दबाव के। क्योंकि ये जो छोटे छोटे दल हैं ये बाद में परेशान करते हैं। बाद में परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए या फिर लोकसभा चुनाव आते हैं तो उस समय ये अपना हक मांगने लगते हैं और उसमें बीजेपी को दिक्कत होती है। बीजेपी का मानना है कि हम बड़ी पार्टी हैं तो जो हम आपको देंगे वो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। और इसलिए बीजेपी ने पिछली बार जब निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, तो उन्होंने कई बार अपने पार्टनर्स को बदला भी है, सडनली बदला है, अप्रत्याशित तरीके से बदला है। इस बार का जो सिनेरियो है वो लगभग बीजेपी क्लियर कर चुकी है और ये मान रही है बीजेपी कि 15 दिन के भीतर, यानी कि 15 मार्च से पहले सारा का सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल हो जाएगी और शायद चुनाव की डेट्स भी तब तक डिक्लेयर हो जाएं और इसके लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, जो सीन है, पहले थोड़ी सी पीछे की जानकारी लेते हैं। आपको पता ही है कि 126 सीटें यहाँ पर हैं और यहाँ पर 64-65 के करीब सीटें चाहिए होती हैं किसी भी दल को अपनी सरकार बनाने के लिए। और पिछली बार हुआ ये था कि बीजेपी ने 84 सीटों पर खुद चुनाव लड़ा था और 42 सीटें अपने साथी दलों को दी थी, जिनमें से असम गण परिषद को दी थी 24 सीटें और बोडो पीपुल्स फ्रंट को दी थी 16 सीटें और राभा जटिया ऐक्य मंच और जटिया ऐक्य मंच, ये दो छोटे छोटे दल थे, इनको एक एक सीट दी थी। और इसके अलावा गण शक्ति पार्टी और तिवा जटिया ऐक्य मंच, ये जो थी एक छोटे छोटे दल थे, इनको बीजेपी में विलय कर लिया गया था और आसानी से सरकार बन गई थी। अब इस बार का जो सिनेरियो है वो बीजेपी ने बिल्कुल साफ कर दिया है। उनका ये कहना है कि इस बार 2021 में बीजेपी असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, इसके साथ क्लियर समझौते में जा रही है और इनके साथ सीट शेयरिंग की बात उसकी फाइनल हो चुकी है। और मैं बीजेपी के जो असम अध्यक्ष हैं रंजीत कुमार दास, जो कि सांसद भी हैं वहाँ से, उनकी मैं एक बाइट देख रहा था, एक इंटरव्यू, उसमें उनका कहना था कि राज्य में जो केंद्रीय चुनाव समिति हैं बीजेपी की, उनकी बातचीत हो चुकी है और अब इनकी बातचीत असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट लिबरल, इसके साथ बातचीत होगी और फिर इनकी बातचीत केंद्रीय जो समिति है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की, उनके साथ संयुक्त मीटिंग होगी और पहले फाइनल होगा कि कौन कौन कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि प्रत्याशियों के नामों पर विचार होगा। सभी से कह दिया गया है कि अपने प्रत्याशी फाइनल कर लें। बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी ढूंढ लिए हैं और इन दलों से भी कहा जा रहा है कि आप अपने प्रत्याशी फाइनल कर लें और उन फाइनल प्रत्याशियों के नाम आप लिस्ट लेकर आएँ, जिससे कि अगर उनमें से किसी पर बीजेपी को आपत्ति हो तो हम तय कर सकें। इसी तरह बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट फाइनल कर ली है और उस पर अगर किसी को आपत्ति होगी तो साथी दलों से बात जरूर की जाएगी। और बीजेपी को इस बार ये भी भरोसा है, लोग ये कह रहे हैं कि जो सीए वाला मामला हुआ, एनआरसी का जो मामला चल रहा है, उसे लेकर जो अल्पसंख्यकों में नाराज़गी है, मुसलमानों में नाराज़गी है, उसका प्रभाव यहाँ पड़ सकता है। लेकिन उसे मैनेज करने के लिए भी बीजेपी ने काफ़ी कुछ किया है और पार्टी का ये मानना है कि हम इस बार जो सीटें होंगी, जितनी भी माइनॉरिटी बहुल सीट हैं, उन पर भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? उनका मानना है कि सरभोग, गोलकगंज और बिलासीपारा ईस्ट, इनमें उनका मानना है कि इनमें हमारे वोट बढ़ेंगे। हालांकि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में और बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है AIUDF, और मुसलमानों का बहुत बड़ा सपोर्ट है उनके साथ, उनके 13-14 विधायक हैं, तो उनकी मौजूदगी के बावजूद भी बीजेपी ने
अल्पसंख्यक इलाकों में वोट लेने में सफलता हासिल की थी और AIUDF सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी, खुद बदरुद्दीन अजमल वाली लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। और बीजेपी ने मंगलदाई, सिलचर, करीमगंज इन सीटों को जीता था, जिसमें माना जाता है कि इनमें अल्पसंख्यकों के वोट भी अच्छे खासे हैं। तो बीजेपी का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि CAA और NRC के मुद्दे को लेकर, जो पिछले साल आपको पता ही है कि 2019 के लास्ट में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था देश भर में, पश्चिम बंगाल में हुआ था, दिल्ली में शाहीन बाग में धरना चला था। इन सब चीज़ों का मानना है बीजेपी का असम में कि उसका इस बार पॉजिटिव प्रभाव पड़ने जा रहा है। और देखिए, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो यहाँ की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 9 जीती थी, कांग्रेस ने 3 जीती थी, एक इंडिपेंडेंट जीते थे कोकराझार से नव कुमार सरानिया, और एक सीट बदरुद्दीन अजमल ने जीती AIUDF वाली। तो बीजेपी को ये भरोसा है कि हमारी जो स्थिति है पिछली बार से सॉलिड रहने जा रही है। देखिए, उन्होंने अपना एक सिनेरियो और निकाला है असम का। उन्होंने 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज के किन किन विधानसभा क्षेत्रों में हमने बढ़त ली है, इसका भी एक अच्छा खासा रिकॉर्ड निकाला है और वो बहुत प्रॉमिसिंग है। बीजेपी का जो रिकॉर्ड है, बीजेपी ने 2016 में 60 विधानसभा सीटें जीती थी जब चुनाव हुए थे, लेकिन जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी ने 67 सीटों पर बढ़त बनाई। यानी कि इस बार अगर ये 67 सीटों पर बढ़त विधानसभा में बरकरार रहती है तो बीजेपी को किसी की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी सरकार क्लियर बन जाएगी। हालांकि ये बहुत आसान नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस 5 दलों का एक महागठबंधन वहाँ पर तैयार कर रही है। इसी तरीके से अगर 2019 के लोकसभा चुनाव का सिनेरियो देखें तो 11 विधानसभा सीटों पर सफलता मिली थी असम गण परिषद को, जबकि उसने 2016 में 14 सीटें जीती थी। यानी कि असम गण परिषद का डाउनफॉल हुआ है। बीजेपी 60 जीती थी और 67 पर 2019 में बढ़त बनाती हुई दिखी, लेकिन असम गण परिषद जो कि उसकी मुख्य पार्टनर है उसका ग्राफ थोड़ा नीचे आया है, 3 सीटें उनकी कम होती हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह से जो BPF है, बोडो पीपुल्स फ्रंट, उसकी 12 सीटें आई थी विधानसभा चुनाव में 2016 में, लेकिन अब वो केवल 4 पर ही बढ़त बनाती दिखी। कांग्रेस कांस्टेंट है, 26 सीटें जीती थी और 26 सीटों पर ही 2019 में उसे बढ़त दिख रही है। इसी तरह की स्थिति बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF की है। उन्होंने 2016 में 13 सीटें जीती थी और 12 में बढ़त दिख रही है 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से। इंडिपेंडेंट की स्थिति भी सॉलिड नज़र आ रही है। एक इंडिपेंडेंट था 16 में और 6 पर बढ़त बनाते हुए दिखे हैं इंडिपेंडेंट 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो। दूसरी ओर कांग्रेस ने तैयारी के लिए अपना अलग फार्मूला निकाला है। ये है हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग कराने का। इसके लिए वो ट्रेनिंग करा रहे हैं और ट्रेनिंग किसके निर्देशन में हो रही है? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के नेतृत्व में। भूपेश बघेल को यहाँ क्यों लगाया गया है? भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार को अप्रत्याशित तरीके से बाहर कर दिया था। आपको याद होगा कि जब अमित शाह छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करने जाते थे तो ये कहते थे कि हम 60+ सीटें लेकर आएंगे वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे 90 के करीब शायद सीटें हैं। तो उनका कहना था हम 65+ सीटें लेके आएंगे, लेकिन भूपेश बघेल कहा करते थे कि 65 सीटें अमित शाह हमारे लिए कह रहे हैं। और उनकी 68 सीटें आई थी कांग्रेस की और बुरी तरह से सफाया हो गया था बीजेपी का। अब तो खैर 70 सीटें हो चुकी हैं कांग्रेस की वहाँ पर छत्तीसगढ़ में। तो इसी वजह से भूपेश बघेल को कांग्रेस ने कमान सौंपी है। उनसे कहा गया है कि भाई आप जानकार हैं। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि चुनाव में पैसे का, मैनेजमेंट का बहुत दबाव होता है और एक प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अगर मैनेजमेंट देखता है तो फिर पैसे की कमी तो हो ही नहीं सकती। विज्ञापन देना हो, बूथ पर खर्चा करना हो, कार्यकर्ताओं को खर्चा देना हो, पोस्टर छपवाने हो, बैनर लगवाने हो, ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत होती है। और एक चीफ मिनिस्टर से बेटर मैनेज क्या हो सकता है? उन्हें कह दिया होगा कि भैया आप छत्तीसगढ़ से पैसा लगाओ असम में और हमारी व्यवस्था बना कर दो। बहरहाल उनकी ट्रेनिंग चल रही है, हर बूथ पर ट्रेनिंग की दी जा रही है। इसके लिए 15 एक्सपर्ट ट्रेनर रखे हैं भूपेश बघेल ने, जो सबको ट्रेनिंग देते हैं। और टीमें बनाई गई हैं 6-6 लोगों की हर बूथ पर। और जो शकील अहमद खान हैं जो ऑब्जर्वर टीम से जुड़े हुए हैं भूपेश बघेल की टीम से, उनका कहना है कि ट्रेनिंग का काम बढ़िया चल रहा है।
और इसके अलावा कांग्रेस ने असम बचाओ बस यात्रा निकालनी शुरू कर दी है, जो कि ऊपरी असम, ब्रह्मपुत्र वैली, बराक रैली, इसमें बस यात्रा निकल भी रही है। लोगों से संपर्क किया जा रहा है और CAA के नुकसान बताए जा रहे हैं लोगों को, और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को कैश कराने के प्रयास में है। राजनीति के जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस उलटफेर भी कर सकती है, लेकिन बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी का मानना है कि हम उसी तरीके से जीतेंगे जिस तरीके से 2016 में जीते थे। और इसी बीच एक खबर ये आई है कि जो अफस्पा लगी हुई है, जो विशेष अधिकार मिलते हैं सैन्य बलों को कार्रवाई करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में और जगह भी लगी हुई है, उसे 27 फरवरी से आगे 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो वहाँ के गवर्नर हैं, उनकी रिपोर्ट जो केंद्र होम मिनिस्ट्री को आई है, केंद्र को आई है, जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं जो कभी दिल्ली के बड़े भाजपा नेता हुआ करते थे, तो उनकी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ये कहा गया है कि पूरा राज्य अभी भी डिस्टर्ब एरिया है। यानी कि 5 साल में डिस्टर्बेंस बीजेपी वाले दूर नहीं कर पाए और अभी भी अफस्पा लगाकर आगे चल रहे हैं। बहरहाल पिछले साल 28 अगस्त को भी 6 महीने के लिए इसे बढ़ाया गया था और अब 27 फरवरी से आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि चुनाव के दौरान, प्रक्रिया के दौरान अफस्पा असम में लगी रहेगी। तो दोस्तों, स्थिति ये नज़र आ रही है कि कांग्रेस व्यवस्थित ऑर्गेनाइज तरीके से हमला बोलने की कोशिश में है। 5 दलों का महागठबंधन तैयार हो रहा है, जिसमें AIUDF जो बजरुद्दीन अजमल की पार्टी है और मुसलमानों के ज़बरदस्त वोट जिसे मिलते हैं उसको साथ ले लिया गया है। दूसरी ओर बीजेपी को भरोसा है कि हम जो हमारा पिछला ट्रेंड था, CAA, NRC, इन सब मुद्दों को लेकर जो हमने माहौल बनाया था उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। और हिंदू वोट के साथ साथ जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो NRC के दौरान जो रजिस्टर यहाँ पर लागू किया गया था नागरिकों वाला, उसके अनुसार जो लोग छट कर निकले हैं और अब वहाँ पर उन्हें नागरिकता देने का जो अभियान चलने वाला है उसका भी फ़ायदा सोच रही है बीजेपी कि उसे शायद मिलेगा। असम के बारे में बात करते रहेंगे, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।